वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 की। इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं टॉपिक को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहते हैं, के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लोक विभाग का मुखिया होता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लोक विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक कौन है? सीएजी के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। अर्थात जो भी खर्च होता है इसके पे नियंत्रण रहता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों स्तरों पर इसका नियंत्रण रहता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। ये सभी क्या हैं? एक तरीके से रक्षक हैं। बात करते हैं नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति का क्या प्रावधान है, कार्यकाल कितना है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका कार्यकाल इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो, या नियुक्ति से 6 वर्ष पूरे कर लिए हों या जो एज है वो 65 वर्ष पूरी हो गई हो, आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में, संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है। इसकी स्वतंत्रता क्या क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या हैं? इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसे नहीं हटाया जा सकता जब तक वह अपना इस्तीफा ना दे दे या उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता। यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकते। यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, कोई भी पद हो, चाहे भारत सरकार का हो
या राज्य सरकार का हो ग्रहण नहीं कर सकता है। एक बार सेवा देने के बाद किसी भी चाहे राज्य हो या केंद्र हो उसमें सेवा नहीं ले सकते हैं। इनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। सीजी का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके बराबर इसको वेतन मिलता है सीजी को। इसके वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में, उसके अधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। जो भी हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कर्तव्य और शक्तियां क्या क्या हैं? संविधान अनुच्छेद 149 संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इससे जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने के तो संशोधित किया गया। संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या कार्य हैं इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है वो है भारत की संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक सेवा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। तो इसके कई सारे काम हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय लेखा परीक्षा एवं स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का परीक्षण करता है। वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, वे सभी निकाय और प्राधिकरण जिसे केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है। सरकारी कंपनियां एवं जो भी सरकारी कंपनियां हैं, जब संबंध नियमों द्वारा आवश्यक हो, अन्य नियमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण। वह ऋण, निक्षेप, निधि, जमा, अग्रिम बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित
केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्य की भी लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, जो भी स्थानीय निकाय हैं उनकी लेखा परीक्षा। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाएंगे। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 में कहा गया है, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151। वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। अनुच्छेद 279। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगामों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो संसद की लोक लेखा समिति है, एक गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया। 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं और संकलन के अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद हो लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।